हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके एजुकेशनल थिंकर्स। तो सबसे पहले हम जिनकी बात करेंगे वो हैं आपके प्लेटो को पढ़ेंगे, इनके आइडियाज़ को समझेंगे, शिक्षा के विषय में इन्होंने अपना क्या थॉट दिया है। तो देखिए, प्लेटो की जब हम बात करेंगे तो प्लेटो का थोड़ा सा पहले जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 428-427 बीसी, आप ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका एथेंस में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 348-347 बीसी में। आप जानते होंगे बीसी जो है वो उल्टी चलती है, ठीक है। एथेंस में इनका जन्म हुआ था। फादर जो थे इनके थे अरिस्टन और मदर का नाम था पेरिसिट्रोन। दोनों जो है एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर माना जाता है प्लेटो को, ठीक है। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर है, दार्शनिक है, यूनानी दार्शनिक है। इनके स्टूडेंट, ये किसके स्टूडेंट थे? सोक्रेट्स के स्टूडेंट थे। सोक्रेट्स जो थे आपके प्लेटो के टीचर थे और सोक्रेट्स को ये बहुत ज़्यादा मानते थे। इतना ज़्यादा कि इन्होंने अपनी जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं उनमें इन्होंने डायलॉग के फॉर्म में लिखा है, ठीक है, डायलॉग के फॉर्म में। क्योंकि सोक्रेट्स को आप जानते हैं इन्होंने कौन सा मेथड दिया था? क्वेश्चन आंसर मेथड दिया था। क्वेश्चन आंसर मेथड जिसे हम डायलेक्टिक मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना, डायलेक्टिक मेथड भी कहते हैं, जहां पर क्या किया जाता है, लोगों से क्वेश्चन आंसर करके हम सही एक सच तक पहुंचते हैं। रियल ट्रुथ तक कैसे पहुंचेंगे? जब सोक्रेट्स क्या करते थे, अपने आसपास लोगों को इकट्ठा कर लेते थे और उनसे क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते थे। फिर अगर उसने जो आंसर दिया उसके ऊपर फिर अपना तर्क रखते थे, फिर क्वेश्चन पूछते थे और इसी तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता था, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर मेथड जो है सोक्रेट्स की देन है। तो ये जो डायलॉग फॉर्म में, ठीक है, बात करना या रियल ट्रुथ तक पहुंचने का जो तरीका है, इसी को आपके प्लेटो ने अपनी पुस्तकों में भी दिया है। और वहां पर प्लेटो के इन पुस्तकों में जो टीचर का रोल है वो कौन प्ले करते हैं? सोक्रेट्स प्ले करते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लेटो जो थे वो अरिस्टोटल के गुरु थे, यानी आप समझ सकते हैं कि सोक्रेट्स के शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु यानी अरिस्टोटल, ठीक है। फाउंडर थे ये एकेडमी के, अकेडमी, द अकेडमी, इनकी एक यूनिवर्सिटी आप कह लीजिए, एक इंस्टीट्यूशन कह लीजिए हायर एजुकेशन लर्निंग का, और इसे आप पहली एंशिएंट यूनिवर्सिटी मान सकते हैं, ठीक है। कहाँ की? वेस्टर्न की। फेमस वर्क इनके कौन कौन से? देखिए, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन जो फेमस पुस्तकें हैं उनकी बात करेंगे। उसमें सबसे पहला नाम आता है द रिपब्लिक का। द रिपब्लिक में इन्होंने काफ़ी सारे आइडियाज़ दिए हैं, उनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। स्टेट्समैन, द लॉज, ये इनकी काफ़ी सारी फेमस पुस्तकें। ये हिंदी वाले भी देख सकते हैं, सेम चीज़ें जो अभी हमने जीवन परिचय डिस्कस किया, हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये देखेंगे। मैंने अभी आपको बताया प्लेटो ने कई सारे अपने लिटरेरी वर्क्स यानी कि अपने साहित्यिक इन्होंने पुस्तकें लिखी थी, काफ़ी सारे कार्य इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में किए थे। तो यहाँ पर देखेंगे इनके बहुत सारे बुक्स के नाम दिए हुए हैं। आप सब याद ना भी रख पाएँ तो भी जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए थे, आपको रिपब्लिक याद रखना होगा, लॉज याद रखना होगा, द स्टेट्समैन याद रखना होगा। इसके अलावा सोफिस्ट भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, शिक्षा के विषय में प्लेटो के विचार क्या थे, इसको जानने से पहले हम जरा इनके जीवन के बारे में जानेंगे। क्योंकि किसी भी फिलोसफर या दार्शनिक की जब हम बात करते हैं ना, उनके दर्शन का निर्माण किससे होता है? जैसा भी जीवन में उन्होंने अनुभव किए होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने फेस किए होते हैं, उसका बेसिस पर होता है, ठीक है। तो जरा हम जानेंगे कि यहाँ पर प्लेटो ने एजुकेशन के विषय में अपने विचार क्यों दिए। तो एथेंस और स्पार्टा, ये जो थे आपके ग्रीस के क्या थे? दो आपके राज्य थे और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और एथेंस जो था वो स्पार्टा से हार गया, ठीक है। अब प्लेटो एक यंग मैन, वो ये सोच रहे हैं कि मेरा राज्य हारा क्यों, और इसके रीजन का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं। और क्यों का जवाब उन्हें क्या मिला? करप्शन। बहुत ज़्यादा जो है करप्शन है, धांधलेबाजी है। कहाँ है? रूलिंग क्लास में, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, ठीक है, और सोल्जर क्लास में, सैनिक, जिन्हें देश की रक्षा करनी है, राज्य की रक्षा करनी है। इन क्लासेस में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था, बहुत ज़्यादा करप्शन था। और उस करप्शन का कारण क्या था? उस करप्शन का कारण था ग्रीड, लालच, पैसा कमाने का लालच, ठीक है। पैसा कमाने के लालच में ये भी नहीं देख रहे कि हम अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हम अपने देश को बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ ग्रीड किसकी वजह से है? इग्नोरेंस अबाउट व्हाट इज हैप्पी लाइफ, क्योंकि अज्ञानता है कि एक सुखी जीवन क्या है, एक सुखी जीवन क्या होता है, उसकी अज्ञानता के कारण। और वो अज्ञानता इसलिए है क्योंकि उस समय वहां पर सोफिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन चलता था। सोफिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है? ये जो सोफिस्ट थे, इनका मानना क्या था कि हैप्पी लाइफ या फिर एक सुखी जीवन क्या है? खूब पैसा कमाओ, ठीक है, खूब पैसा कमाओ, अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करो और ऊंचे पद पर बैठो, ठीक है, हाई पोस्ट जो है वो सिक्योर करो, ऊंचे पदों पर बैठो, खूब पैसा कमा लो, वेल्थ एक्वायर कर लो, यही आप अपनी जीवन की जितनी भी खुशियां हैं उससे आप प्राप्त कर सकते हो। ये किसका मानना था? ये जो सोफिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन था ये चीज़ें सिखाता है, ठीक है।
सोफिस्ट आइडिया ऑफ हैप्पी लाइफ क्या है? टू हैव वेल्थ एंड बी प्रॉस्परस टुडे। आज की हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं जो हम पैसे से खरीद सकते हैं, हमें उन्हें प्राप्त करना है, ठीक है। ये सुखी जीवन का सोफिस्ट विचार था और इसको प्लेटो ने कहा कि ये तो गलत है, हैप्पी लाइफ ये थोड़ी है। हैप्पी लाइफ क्या है? टू हैव गुड नॉलेज। जब हमें सही ज्ञान, ट्रू नॉलेज पता होगी, वो हमारे सुखी जीवन का रास्ता खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर टू वर्ल्ड वाली बात आ गई। आप ध्यान देंगे, हमने आइडियलिज्म में भी बात की थी कि आइडियलिज्म किसे फॉलो करता है कि दो तरीके के जगत हैं। एक हमारे सामने जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो हमें दिख रहा है, भौतिक संसार, और एक इसके अलावा एक और जगत है जो आइडियाज से रिलेटेड, ठीक है, जहाँ पे विचार ज़्यादा वहाँ पर मायने रखते हैं। यह स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत। और हमें क्या करना है? हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना है, आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। हम यहाँ बिलोंग नहीं करते, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हमको खुशी नहीं मिलेगी। ये तो एक हमें बस खाली दिख रहा है, ठीक है। असली जगत कौन सा है? हमें कहाँ जाना है? हमें उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ना है। वो ट्रू नॉलेज एक्वायर कर पाना, वही हैप्पी लाइफ होती है, ठीक है। तो प्लेटो के अनुसार सुखी जीवन का विचार क्या है? अच्छा ज्ञान होना। और ये ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? शिक्षा के द्वारा, ठीक है। ये जो गुड नॉलेज है किसके द्वारा प्राप्त की जाएगी? शिक्षा के द्वारा। और इसीलिए इन्होंने शिक्षा के विषय में अब पूरा जो एक इन्होंने जो सिस्टम बनाया था इनके अकॉर्डिंग, वो क्या होना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एजुकेशन, ये कहते हैं, इज असेंशियल फॉर हार्मोनियस वर्किंग ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। समाज के लिए और राज्य के लिए अगर सही ढंग से कार्य करना है तो शिक्षा बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब प्लेटो एजुकेशनल थॉट्स देने से पहले वहाँ की व्यवस्था को देख रहे हैं कि उस समय की जो एजुकेशनल वहाँ पर प्रणाली है या फिर सिस्टम है वो कौन सा चल रहा है। तो वहाँ पर देखिए, एक तो था आपका एथेनियन सिस्टम, यानी कि एथेंस में जो शिक्षा का व्यवस्था थी उसको उन्होंने स्टडी किया, प्लस स्पार्टा में क्या शिक्षा की व्यवस्था थी उसको भी उन्होंने स्टडी किया, क्योंकि एथेंस ने स्पार्टा के अगेंस्ट हारा था। तो वो ये देखना चाहते थे कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है कैसी। तो देखिए, यहाँ पर एथेनियन सिस्टम में उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं है। कहने का मतलब है शिक्षा कैसे है? प्राइवेट लोगों के लिए है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? पैसे जिसके पास ज़्यादा है वो अच्छी शिक्षा जो है प्राप्त कर सकता है। तो राज्य यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं लेता है शिक्षा की। फिर इन्होंने क्या देखा कि बॉयज वर ट्यूटर्ड एट होम अंटिल द एज ऑफ 6। लड़कों की जो शिक्षा है 6 साल की उम्र तक कहाँ हो रही थी? घर पर ही हो रही थी। इसके अलावा प्राइमरी एजुकेशन वाज कंपलसरी अप टू द एज ऑफ 14। 14 वर्ष की आयु तक यहाँ पर जो प्राइमरी शिक्षा थी, जो प्राथमिक शिक्षा थी, वो कंपलसरी थी। और हायर एजुकेशन जो थी सिर्फ एफ्लुएंट क्लास के लिए थी। एफ्लुएंट क्लास कहने का मतलब है जो लोग उस समय अफोर्ड कर सकते थे, पैसा खर्च कर सकते थे, बस वही लोग आगे शिक्षा में पढ़ते थे, ठीक है। स्पार्टेनियन सिस्टम में उन्होंने क्या देखा था? स्टेट कंट्रोल, राज्य की जिम्मेदारी थी। शिक्षा जो है, शिक्षा सबको शिक्षित करना राज्य की जिम्मेदारी थी। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए एजुकेशन थी, यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर क्या था? सिर्फ लड़कों की बात हो रही है। यहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों को शिक्षा दी जाती थी। और म्यूजिक और जिम्नास्टिक को इम्पोर्टेंस दिया जाता था। जिम्नास्टिक में आपका क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है। म्यूजिक से आपका इमोशनल, भावनात्मक जो विकास है उसकी बात होगी, ठीक है। तो प्लेटो ने क्या किया? इन दोनों ही सिस्टम्स को कंबाइन करके उन्होंने कहा ना, कुछ पॉइंट्स यहाँ से लिए, कुछ पॉइंट्स यहाँ से लिए, क्योंकि सब उनके लिए पूरी तरीके से सही नहीं थे। और इसके बाद उन्होंने खुद का एक एजुकेशन सिस्टम बताया। देखिए, अब फीचर्स देखेंगे कि प्लेटो ने जो एजुकेशन का सिस्टम बताया है उसके क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला देखेंगे स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन। भाई इन्होंने कहा जो शिक्षा है वो किसके नियंत्रण में होनी चाहिए? राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए। जैसे आज हमारे यहाँ है, शिक्षा क्या है यहाँ पर कंट्रोल किससे की जाती है? यूनिवर्सल एजुकेशन की जब बात हो रही है यहाँ पर, तो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स भी रन करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि टोटली स्टेट कंट्रोल करे, यानी राज्य जिम्मेदारी उठाए सबको शिक्षित करने की, ठीक है। फिर दूसरा इन्होंने बात की बोथ मेन एंड वुमेन, मतलब बोथ फॉर वुमेन एंड मेन, दोनों के लिए होनी चाहिए शिक्षा, केवल एक के लिए नहीं होनी चाहिए। तो ये आप सोचिए, बीसी उस टाइम में बात हो रही है और उस टाइम पे ये कह रहे हैं प्लेटो के यहाँ पर जो औरतें हैं, जो विमेन हैं, उनको भी शिक्षित होना चाहिए। हालांकि स्पार्टा में सिस्टम चल ही रहा था। फिर स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं। अच्छा, स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑफ लिटरेचर की बात ये इसलिए कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि जो साहित्य है, अगर गलत तरीके का साहित्य जो है बच्चे पढ़ें तो उससे उनके ऊपर कुप्रभाव भी पड़ सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पर प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। कौन सी चीज़ें बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, कौन सी नहीं पहुंचनी चाहिए, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इन्होंने ये भी कहा था, बल्कि कई जगह ये भी हम देखेंगे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि साहित्य को मना ही कर दिया था, क्योंकि साहित्य जो है वो मत पढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि उसमें गलत लिटरेचर अगर बच्चों तक पहुंचे तो गलत तरह के इमोशंस टारगेट हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर है आपका बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन फैसिलिटीज़, यानी कि जितनी भी आपके अंदर जो योग्यताएं हैं, जो भी एक ह्यूमन बीइंग के अंदर योग्यताएं होती हैं,
उसका क्या हो, प्रॉपर डेवलपमेंट हो। और आइडियल स्टेट एज द प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन की बात की है इन्होंने, आदर्श राज्य की बात की है। ठीक है, देखिए शिक्षा के जरिए ये जो हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ये किसका नतीजा है, जब एथेंस स्पार्टा से हारा प्लेटो को बहुत खराब लगा। ठीक है, तो प्लेटो अब क्या सोच रहे हैं, प्लेटो एथेंस को आइडियल स्टेट बनाना चाहते हैं, एथेंस को मजबूत करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने ये शिक्षा की व्यवस्था दी है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। 3 एलिमेंट्स बताए थे प्लेटो ने सोल के, हमारी आत्मा के अंदर 3 तत्व बताए उन्होंने। आत्मा के 3 तत्व उन्होंने पहला क्या बताया, रीजन। रीजन मतलब तर्क, ठीक है, विवेक, तर्क भी कह सकते हो आप इसे, तर्क या विवेक। ये जिसके पास होगा, ठीक है, वो क्या बनता है, वो राजा बनेगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा। ठीक है, उसके लिए इमोशंस वगैरह मायने नहीं रखते, क्योंकि उसको कैसे डिसीजन लेने हैं, उसे राज्य के हित में लेने हैं डिसीजन, तो वो वहां पर तर्क देगा, विवेक से काम लेगा, इमोशंस में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा इन्होंने देखिए बताया है स्पिरिट यानी करेज, बेसिकली जिसके अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, करज, बहादुरी, इसको किस में जाना चाहिए, ये सोल्जर वर्ग में आएगा। ठीक है, सैनिक वर्ग में। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या चाहिए, देश के लिए प्रेम, बहादुरी, एक ऐसा व्यक्ति जो देश के लिए जान दे भी सकता है और देश के लिए जान ले भी सकता है, उसके लिए क्या चाहिए, करेज, साहस चाहिए। ठीक है, और तीसरा तत्व बताया इन्होंने एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब ग्रीड, तृष्णा कह लीजिए, किसी चीज के प्रति लस्ट। ये वर्ग कौन सा होगा, श्रमिक या उत्पादक वर्ग। इनका काम क्या है, राज्य के लिए अधिक से अधिक वस्तुएं जो है उनका उत्पादन करना। तो यहाँ पर ये 3 जो इन्होंने तत्व बताए थे, इन्होंने कहा हम सबकी आत्मा में ये तीनों तत्व होते हैं, रीजन भी है, स्पिरिट भी है, एपेटाइट भी है। हिंदी में आप देख लें, विवेक भी है, साहस भी है, तृष्णा भी है। लेकिन जिसके अंदर जो चीज प्रोमिनेंट होगी, ठीक है, अगर किसी के अंदर रीजन बहुत ज्यादा है तो वो इस क्लास में जाएगा, अगर किसी के अंदर करेज बहुत ज्यादा है तब वो सोल्जर क्लास में जाएगा। ठीक है, और अगर किसी के अंदर ये ग्रीड, लस्ट ज्यादा है तो वो प्रोड्यूसर या लेबर क्लास में रहेगा। ठीक है, इसको आप यहाँ पर देख लीजिए, एक डायग्राम से यहाँ पर दिखाया गया है। अगर हम इसमें देखें तो जिसके अंदर मानसिक क्षमताएं, ठीक है, मानसिक क्षमताएं ज़्यादा है, हाई मेंटल लेवल है, तो वो उसके अंदर रीजन वाला जो आपका तत्व है वो ज़्यादा है, वो रूलर क्लास में आएगा। फिर अगर जिसमें यहाँ हार्ट की बात हो रही है, स्पिरिट, ठीक है, स्पिरिट या साहस ज़्यादा है, वो सोल्जर क्लास में आएगा। और फिर बात हो रही है जिसके अंदर ग्रीड ज़्यादा है, ठीक है, वो प्रोड्यूसर क्लास में आएगा। अब देखेंगे इन्होंने मेटल्स के अनुसार भी क्या बांटा था, इन्होंने क्लासेस को बांटा था। इन्होंने कहा था जो शिक्षा है वो किसके अकॉर्डिंग देनी चाहिए, वर्गों के अकॉर्डिंग देनी चाहिए। अब वर्ग यहाँ पर कास्ट सिस्टम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग बात हो रही है कि जिसके अंदर जो गोल्ड का बना हुआ है, ठीक है, जो स्वर्ण वर्ग का है उसका मानसिक स्तर ऊंचा है, वो राज्य वर्ग में आएगा यानी रूलर बनेगा। जो सिल्वर का बना है यानी रजत वर्ग का है, ठीक है, वो डिफेंस में जाएगा, सैन्य वर्ग में जाएगा। जो ताम्र वर्ग का है, ठीक है, आयरन या बेजर, वो लेबर क्लास या एग्रीकल्चरिस्ट में जाएगा। योद्धा वर्ग और शासक वर्ग, ठीक है, जो रूलर क्लास है और जो सोल्जर क्लास है, उन दोनों को संयुक्त रूप से संरक्षक या गार्जियन कहा गया है। ये क्या कहा गया है, गार्जियन क्लास। गार्जियन क्लास कौन सी है, इसमें कौन आ जाएंगे, रूलर आ जाएंगे प्लस सोल्जर आ जाएंगे। ठीक है, रूलर प्लस सोल्जर आएंगे इसमें, क्योंकि ये दोनों का काम क्या है, राज्य की रक्षा करना, राज्य को गार्ड करना। अब देखिए जो इन्होंने शिक्षा बताई है वो वर्गों के अनुसार बताई है, तो किस तरीके से अब इन्होंने बताया है। देखो यहाँ पर हम लेवल ले रहे हैं, यहाँ पर एज ग्रुप की बात हो रही है, यहाँ क्लास की बात हो रही है। भाई इन्होंने कहा है कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है वो आपकी 7 वर्ष तक, यानी बच्चा जब तक 7 वर्ष का नहीं हो जाता उसे कहाँ देनी चाहिए, घर पर ही देनी चाहिए, फैमिली केयर में, सब जो परिवार के सदस्य हैं उनकी देखरेख में उसे शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके बाद जो आती है वो एलिमेंट्री, कई जगह आपको यही प्राइमरी एजुकेशन लिखा हुआ भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्री को भी 2 भागों में बांटा जाता है ना, लोअर प्राइमरी अपर प्राइमरी, तो वो एलिमेंट्री ही बन जाता है। तो एलिमेंट्री या प्राइमरी मान सकते हैं आप इसको। तो प्राइमरी 7 से 20 वर्ष तक, यहाँ पर बच्चे को जो शिक्षा देनी है किसकी देनी है, फिजिकल एजुकेशन की, म्यूजिक की, साइंस की, ये शिक्षा देनी है इसको यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, 20 वर्ष के बाद यहाँ होगा एक टेस्ट, एक परीक्षण होगा, ठीक है। तो प्लेटो के सिस्टम में वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो स्टेट नियंत्रित करे, राज्य जो है वो शिक्षा की जिम्मेदारी ले, जो 7 वर्ष तक है बच्चा घर पर शिक्षा प्राप्त करे। उसके बाद 7 से 20 वर्ष की आयु में जो है बच्चा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करेगा, जिसमें ये सब्जेक्ट सीखेगा। और फिर हम लेंगे 20 वर्ष की आयु के बाद एक टेस्ट। इस टेस्ट में जो लोग फेल हो जाएंगे उनको प्रोड्यूसर क्लास में भेज दिया जाएगा, उत्पादक वर्ग में भेज दिया जाएगा, ठीक है। और आगे जो भी इसमें पास हो गए उनको कहाँ भेजा जाएगा, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए, उनको आगे मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे।
फिर यहाँ पर 20 से 30 वर्ष यानी कि जो 10 साल है यहाँ पर कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो आपको दी जाएगी और फिर से एक टेस्ट होगा। अब दूसरा टेस्ट होगा, इस टेस्ट में जो फेल होंगे उन्हें तो सोल्जर क्लास में भेज देंगे, ठीक है, और इस टेस्ट को जो पास कर जाएंगे उन्हें हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ा देंगे। और हायर एजुकेशन उन्हें कब मिलेगी? 31 से 50 वर्ष की आयु तक उन्हें हायर एजुकेशन मिलेगी। हायर एजुकेशन में बच्चा क्या क्या सीखेगा? हायर एजुकेशन में बच्चे को साइंस, बच्चा तो नहीं हुआ अब, वो 31 वर्ष का हो गया है, साइंस, अरिथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफर, एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइंस, अरिथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी वगैरह सिखाई जा रही है, फिलॉसफी पढ़ाई जा रही है। अब इन्हीं में से एक व्यक्ति को इलेक्ट कर लिया जाता है रूलर, ठीक है, और ये रूलर कैसा है? ये है फिलोसोफर किंग, ठीक है, कैसा है ये? फिलोसोफर किंग है। ये जो भी कहेगा वही कानून हो जाएगा, इसे अब राज्य को संभालना है। इसको छोड़कर बाकी जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेटर क्लास में हैं, इस हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करते रहेंगे और जो एजुकेशन होगी वो मेनली कौन सी होगी? मेनली फिलॉसफी की होगी, ठीक है, मेनली फिलॉसफी, वही डायलॉग डायलेक्टिक मेथड से आगे दर्शन को पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इन्होंने आप देखो यानी कि दर्शन को हाईएस्ट पोजीशन दे दी है। अभी इतना सब पढ़ने के बाद भी लास्ट में जो एडमिनिस्ट्रेटर क्लास है उसकी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए कहा है और मेनली उसे क्या पढ़ने के लिए कहा है? फिलॉसफी, यानी फिलॉसफी क्या है इनके हिसाब से? हाईएस्ट है एजुकेशन के पूरे सब्जेक्ट्स में, ठीक है। ये हिंदी वाले भी देख सकते हैं, सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक या प्रारंभिक, फिर परीक्षा लेंगे, अगर असफल हुए तो उत्पादक वर्ग में चले जाएंगे, उसके बाद सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसके बाद फिर परीक्षा होगी, असफल हुए तो सैन्य वर्ग में और सफल हो गए तो उच्च शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाया जाएगा। फिर यहाँ से एक व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाएगा जो क्या बनेगा? जो शासक वर्ग से आपका फिलोसोफर किंग बनेगा, बाकी लोगों की जो एजुकेशन है वो आगे कंटिन्यू होती रहेगी। अब देखिए प्लेटो के जो मेथड थे ना, प्लेटो ने जो मेथड्स बताए थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहले तो डिडक्टिव मेथड। ध्यान रखना, डिडक्टिव मेथड को आप किससे जोड़ोगे? आप प्लेटो से जोड़ोगे। डिडक्टिव मेथड में क्या करते हैं? जनरल टू पर्टिकुलर, मतलब पहले आप नियम बताओगे, पहले आप रूल बताओगे और उसके बाद आप उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दोगे, ठीक है। तो पहले आपने एक सामान्य नियम बताया, उसके बाद आप विशिष्ट उदाहरणों के ऊपर जाते हैं। या फिर डायलेक्टिक मेथड। डायलेक्टिक मेथड मैंने आपसे बताया क्या है? डायलॉग, क्वेश्चन आंसर करके आप क्या कर रहे हो? कॉन्वर्जेशन के थ्रू पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हो। जितनी भी राइटिंग्स हैं, जितनी भी प्लेटो ने पुस्तकें लिखी है वो सब डायलॉग फॉर्म में ही है। इसके अलावा मिथ, एनालॉजीज, एलिगोरीज, ये इनकी जो थे मेथड्स थे सिखाने के, ठीक है। अब एलिगोरीज क्या हुआ? एलिगोरी मतलब एग्जाम्पल्स, ठीक है, उदाहरण। जैसे कि इस एलिगोरी को मैंने डिस्कस किया था आपके आइडियलिज्म में भी, ठीक है। जब मैंने आइडियलिज्म बताया था तब भी मैंने आपका ये एलिगोरी बताई थी। एलिगोरी बहुत सारी दी थी इन्होंने, लेकिन सबसे फेमस इनकी जो है वो है एलिगोरी ऑफ केव। एलिगोरी ऑफ केव कि इंसान जो है वो क्या है? वो चेन में बंधा हुआ है, वो इस भौतिक जगत में इग्नोरेंस में, अज्ञानता की गुफा के अंदर है, ठीक है। और है क्या? जबकि वो इस यहाँ पर ये लोग दिख रहे हैं, ये लोग जो हैं यहाँ पर चेन में बंधे हुए हैं, अज्ञानता में हैं, जबकि यहाँ से बाहर भी एक दुनिया है जहाँ पर रोशनी है, जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है, सब अच्छा है। वहाँ की जो चीज़ें हैं उनका मेयर रिफ्लेक्शन इसे यहाँ पे दिख रहा है और ये जो इंसान है इन्हीं को रियल समझ के बैठा है। हम अपने आसपास जो जगत देख रहे हैं हम इसी को सत्य समझ के बैठे हुए हैं, जबकि सत्य इससे परे कुछ और ही है। सत्य तो क्या है? उन्होंने तो आइडियाज़ को ज़्यादा महत्व दिया है ना, सत्य तो आइडियाज़ है, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने कह दिया कि ये रियल है। तो जब यहाँ से कोई व्यक्ति अगर बाहर निकल के आ भी जाता है तो अचानक से उसे खूब रोशनी दिखाई देती है। अभी तक वो अज्ञानता में था, वो अचानक परेशान होता है क्योंकि उसे इतनी सारी रोशनी दिखाई देती है। अब आगे वैसे कई जगह आपको ये भी लिखा मिलेगा कि इस व्यक्ति का काम अब सिर्फ यहाँ पर रहना नहीं है, इसे वापस यहाँ जाकर इनको भी एनलाइटन करना चाहिए, ठीक है। जो ज्ञान इसे प्राप्त हुआ है उसे इन लोगों को बताना चाहिए कि असल में जो सच्चाई है वो क्या है, रियल ट्रुथ क्या है, ठीक है। ये एलिगोरी ऑफ केव है इनकी, जिसके द्वारा काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन, अपने टू वर्ल्ड की थ्योरी को भी एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए जितना मैंने आपको बताया, ठीक है, प्लेटो की थ्योरी में से क्वेश्चन हमारा कहाँ से बनेगा वो देख लो, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा ये कहानी के फॉर्म में मैंने इसलिए बताया ताकि आप इसको समझ पाएं। किसी भी थिंकर को, दर्शन को समझने के लिए हमें उसकी एक्सपीरियंसेस को भी जानना जरूरी होता है। अब प्लेटो की थ्योरी पे से ऐसे बेसिकली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे हाँ ये जरूर पूछ सकता है कि प्लेटो ने किस किस बारे में बात की है। तो यहाँ पर देख लो उन्होंने किस बारे में बात की है।
सबसे पहले तो उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस के ऊपर बात की कि असली न्याय क्या है, ठीक है। हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो एजुकेशन से रिलेटेड ही रहना चाहिए। कम्युनिज्म ऑफ वाइफ की बात की थी इन्होंने, आइडियल स्टेट एक आदर्श राज्य की बात की थी। यहाँ से हमारा मतलब है क्योंकि यहाँ पर हम एजुकेशन के विषय में पढ़ रहे हैं। टू वर्ल्ड ये हम पहले भी समझ चुके हैं, दो जगत हैं, एक भौतिक जगत है, एक आध्यात्मिक जगत है, और फिलोसफर किंग की इन्होंने बात की है, ठीक है। हिंदी वाले भी देख सकते हैं यहाँ पर, ये सब इनकी थ्योरीज हैं। और बाकी आपका क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, कितने वर्गों में बांटा है, मेटल्स के आधार पर कितने 3 वर्ग इन्होंने बताए हैं, फिर आत्मा के 3 तत्व बताए हैं, उन 3 तत्वों के आधार पर किसको किस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए, कौन कौन से वर्ग में जाएगा, इसके ऊपर से आपका एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप आपसे एथेंस स्पार्टा वाला नहीं पूछने वाले, वो बस मैंने आपको एक बेस बनाने के लिए बताया है। अब बात करेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन की, ठीक है। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग जो शिक्षा के उद्देश्य है वो क्या होने चाहिए, टू कंस्ट्रक्ट अ गुड ह्यूमन बीइंग थ्रू नॉलेज एंड एजुकेशन, ज्ञान और शिक्षा के द्वारा एक अच्छे इंसान का निर्माण करना, ये जो है क्या होना चाहिए, शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स अगर हम बेसिक देखें तो क्या है, टू एस्टैब्लिश इंटीग्रिटी इन स्टेट, एकता बनाना, राज्य के अंदर एकता, सब लोग जो है किसके लिए कार्य करें, आदर्श राज्य वही होगा जब सब अपना अपना सिटीजन सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे, जो रोल्स उनके लिए सेट किए गए हैं वो सब जो है पूर्ण कर रहे हैं, तभी वो राज्य के हित में कार्य करेंगे। टू डेवलप एबल सिटीजन अमंग पीपल, लोगों के अंदर एक अच्छे नागरिक की जो गुण है उनका विकास करना। टू डेवलप डिस्क्रिशन, विवेक का विकास करना। लव टुवर्ड्स ट्रुथ ब्यूटी एंड गुडनेस, ठीक है, हमने आइडियलिज्म में भी पढ़ा था, सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, इसके प्रति जो है लोगों का प्रेम जागृत हो। टू डेवलप इक्विलिब्रियम अमंग पीपल, साम्य धारण, ठीक है, और इक्विलिब्रियम भी कब होगा, जब डेवलपमेंट एबिलिटी के अकॉर्डिंग होगा। जैसे हमने वर्गों में भी देखा था ना, जिसको जितनी जिसके अंदर जिस तत्व की महत्वता ज़्यादा है या प्रोमिनेंस ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट हो। तो जब अगर हम एक ग्राफ लें जहाँ पे एक तरफ हमने एबिलिटी एक तरफ हमने डेवलपमेंट लिया है, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मीट कर जाते हैं ना, वही वो इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगी, ठीक है। फिर टू डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, आत्म अनुशासन बच्चे के अंदर जागृत हो, किसी भी व्यक्ति के अंदर जागृत हो। ये आपके शिक्षा के उद्देश्य हिंदी में भी हो गए, ठीक है। शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। देखिए करिकुलम क्या बताया, ये मैं एक बेसिक करिकुलम बता रही हूँ आपको। प्लेटो ने जो कहा था, उन्होंने कहा था फिजिकल डेवलपमेंट के लिए किस चीज़ को महत्व दिया, उन्होंने कहा एक्सरसाइज एंड जिम्नास्टिक्स, ठीक है, व्यायाम और जिम्नास्टिक्स को उन्होंने कहा है क्योंकि शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, शारीरिक विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी में ही रहेगा, ठीक है। तो मानसिक क्षमताओं का विवेक का विकास करने के लिए शारीरिक विकास पहले जरूरत है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज और जिम्नास्टिक्स की बात की है। फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए मैथ्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि प्लेटो जो थे ना वो पाइथागोरस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। किससे, पाइथागोरस थे। पाइथागोरस थ्योरम आप सब लोगों ने गणित में पढ़ा होगा। तो पाइथागोरस ने जो अपना मैथ्स का यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो इनका कहना था कि मैथ्स पढ़ानी चाहिए, मैथ्स में भी सबसे पहले अरिथमेटिक से शुरू करो, फिर ज्योमेट्री से शुरू करो, उसके बाद एल्जेब्रा पे आओ। इसके अलावा खगोल शास्त्र इसकी भी जानकारी देनी चाहिए। और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कहा म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट, सिंगिंग और लिटरेचर को रिमूव कर दो। लिटरेचर को रिमूव क्यों करो, मैंने आपको बताया था, लिटरेचर की सेंसरशिप की ये बात करते हैं। सेंसर क्या होता है, जैसे फिल्मों में भी कोई गलत सीन होता है ना, वो काट दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर लिटरेचर में भी वो कह रहे थे कि उसकी यहाँ पर बहुत ज़रूरत है कि हम सही लिटरेचर ही बच्चे तक पहुँचे। खराब लिटरेचर जो है बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव भी डाल सकता है, ठीक है। और म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट वगैरह को इन्होंने क्या बताया, जैसे एक्सरसाइज जिम्नास्टिक्स से हम अपने बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं, उसी तरीके से अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ये सब चीज़ें भी आवश्यक है। शिक्षक का स्थान देखेंगे, रोल ऑफ टीचर। रोल ऑफ टीचर इन्होंने कहा टीचर तो क्या है, टॉर्च बियरर है, वो रोशनी दिखा रहा है, बच्चे को अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान की ओर लेके जा रहा है, ठीक है। टीचर को बहुत सुप्रीम बताया है यहाँ पर। टीचर कैसा होना चाहिए, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, वेरी वेरी नॉलेजेबल होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, जिसे देखकर बच्चा भी प्रभावित हो और अपने अंदर भी उन्हीं गुणों का विकास करे। तो एक आदर्श के रूप में शिक्षक को इन्होंने व्याख्या करी है। मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ एजुकेशन देखेंगे। अब देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा डिटेल इन्होंने बताया है किस तरीके से हम इन्हें क्लासेस में, मतलब जो डिफरेंट क्लासेस होती है, इन्फेंसी, नर्सरी, उसमें किस किस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अगर आपसे ब्रॉडली मेथड्स पूछ ले तो ब्रॉडली आप आइडियलिज्म में क्या मेथड बताओगे, डिडक्टिव और डायलेक्टिव, ठीक है। ब्रॉडली तो यही दो हैं। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, इन्फेंसी में 3 साल की आयु तक किस तरह से पढ़ाना चाहिए, बच्चे को केयर देनी चाहिए, प्रेम देना चाहिए, अफेक्शन देना चाहिए, सहानुभूति से पढ़ाना चाहिए।
नर्सरी में क्या करना चाहिए, जब बच्चा 3 से 5 वर्ष की आयु में होता है उसे कहानियों के माध्यम से सुना चाहिए, खूब रोचक कहानियां सुनानी चाहिए और गेम्स का अरेंजमेंट करना चाहिए, खेल वगैरह का अरेंजमेंट करना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन, जब 6 से 13 वर्ष का बच्चा है इस आयु में, तो यहाँ पर लड़के और लड़कियों के लिए सेपरेट छात्रावास हो जाने चाहिए, सेपरेट हॉस्टल्स हो जाने चाहिए, ठीक है, इस समय पर आवश्यकता ये है। सेकेंडरी एजुकेशन 13 से 16 वर्ष की आयु के बीच में इन्होंने कहा 3 साल की ना कंपलसरी वीणा ट्रेनिंग देने की बात कह रहे हैं कि कंपलसरी वीणा बजाना सिखाओ इनको। फिर वो कह रहे हैं जो आपका एक्सरसाइज पीरियड है, ठीक है, एक्सरसाइज पीरियड मतलब 6 से 20 वर्ष की आयु में फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस समय इनको मिलिट्री ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। फिर ये कहते हैं हायर एजुकेशन की बात, जब 20 से 30 वर्ष की आयु में बच्चा है तो यहाँ पे करो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक निदानात्मक परीक्षण, और बच्चा अब स्पेसिफिक ब्रांच को सिलेक्ट करेगा, तो जब ब्रांच सेलेक्ट करेगा तो वो उसकी रुचि के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ट्रेनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्योंकि हमने देखा था बाद में जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में जाएगा, जो प्रशासक वर्ग में जाएगा, उनकी ट्रेनिंग कैसी होनी है, तो उनको फिलॉसफी में ट्रेन करना है, साइकोलॉजी में, सोशलॉजी में, लॉ में ट्रेनिंग देनी है, और 5 साल की प्रैक्टिकल सर्विस ऑफ स्टेट, यानी राज्य में प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से वो कार्य करके सीख सकें, ठीक है। ये चीज़ें इन्होंने बताई हैं अगर हम स्पेसिफिक बात करें। वैसे ब्रॉडली मेरे हिसाब से वो आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा तो ये आपको ब्रॉड जो आपको पता होने चाहिए वो ये है, ठीक है। ये हिंदी में भी हो गए। अब देखिए विद्यालय, स्कूल क्या है प्लेटो के अकॉर्डिंग। प्लेटो कहते हैं, प्लेटो के स्कूल जो है एक जगह है जहाँ पर बच्चा जो है वो सीख सकता है, तो स्कूल के ये बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं है। प्लेटो सपोर्टर थे कि एक निश्चित जगह पर बच्चे को वहाँ पर पूरी एक जो शिक्षा है वो प्रदान की जाए, लेकिन वहाँ पर बच्चे को मज़ा भी आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस बैठ के उसे लेक्चर दे रहे हो, वहाँ पर इंटरेस्टिंग लगना चाहिए बच्चे को बैठकर पढ़ाई करना, ठीक है। तो प्लेटो जो थे वो सपोर्टर थे स्कूल के। स्कूल उन्होंने क्या बताया, स्कूल क्या है, विद्यालय को एक मानवीकरण और समाजीकरण करने वाली संस्था माना है, ठीक है। सोशलाइजेशन यहीं से हो रहा है, बच्चा ह्यूमैनिस्टिक वैल्यूज भी यहीं से सीख रहा है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या है, देखो प्लेटो के अकॉर्डिंग, प्लेटो के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन जो है वो किसको महत्व देते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन, ठीक है, आत्म अनुशासन होना चाहिए। इसके अलावा प्लेटो का कहना था कि मैथ्स की टीचिंग से, अगर आप गणित की शिक्षा देते हैं तो वो बच्चे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करता है। इसके अलावा प्रिस्क्रिप्टिव एंड सोशल, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है, पनिशमेंट को ऐसा जोर नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा है कि फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। हमने आइडियलिज्म में भी पढ़ा था कि बच्चे को ये बताने की तो जरूरत है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक को तो देखिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंस दी। आइडियलिस्टिक फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो कैसी है, ये टीचर सेंटर्ड है, ठीक है, टीचर सेंटर्ड, ठीक है। तो शिक्षक बताएगा किस तरीके से बच्चे को बिहेव करना चाहिए। वैसे कहा जा रहा है कि विषयों के अनुसार जब बच्चे को कार्य या एक्टिविटीज करने के लिए दी जाती है तो बच्चे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन जो है जनरेट होना चाहिए, वही उसको आगे भी काम आएगा। इसके अलावा प्रभावात्मक अनुशासन की भी यहाँ पे बात होती है कि टीचर एक आदर्श है, टीचर इतना डिसिप्लिन है कि उससे प्रभावित होकर बच्चा भी जो है वो अपने आप के अंदर डिसिप्लिन ला सकता है। अब देखिए जो बात हमने करी थी आपके रिपब्लिक की, ठीक है, रिपब्लिक, द रिपब्लिक, ये जितनी भी इन्होंने स्टेट के बारे में जानकारी दी है ना कि एक आइडियल स्टेट होनी चाहिए, उस आइडियल स्टेट को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाना पड़ेगा और ऐसी शिक्षा व्यवस्था से हम एक आइडियल स्टेट जो है वो बना सकते हैं। अब इसके बारे में रूसो अपनी पुस्तक एमिल में लिखते हैं, ठीक है। एमिल में उन्होंने कहा है द रिपब्लिक इज नॉट एट ऑल अ पॉलिटिकल वर्क एज थिंक those who judge books only by their titles. It is the most beautiful educational treatise ever written. एमिल के पुस्तक में, एमिल पुस्तक में जो है आपका रूसो ने ये लिखा है कि द रिपब्लिक पढ़कर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिकल थॉट्स दिए गए, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल थॉट्स नहीं है, ये इतनी अच्छी बुक है, एजुकेशन के बारे में ऐसे थॉट्स लिखे हैं जो आगे कभी नहीं लिखे गए, ठीक है। अभी तक कहीं भी हमें इससे अच्छा जो है एजुकेशन के ऊपर जो मैटर है वो कहीं नहीं मिला है, ठीक है। और अब हम फाइनली मूल्यांकन की बात कर लेते हैं। तो देखिए मूल्यांकन में सबसे पहला व्यावसायिक शिक्षा की उपेक्षा की गई है। यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, हमने जब सिस्टम भी पढ़ा था तो हमने क्या देखा था
कि यहाँ पर अगर बच्चा जो है पहले फर्स्ट टेस्ट जो वो पास करता है, अगर उसके बाद तो वो सोल्जर क्लास में चला जाएगा, अगर जो फर्स्ट टेस्ट में फेल हो जाएगा वो सीधे लेबर क्लास में चला जाएगा। तो स्पेसिफिक वोकेशनल एजुकेशन पहले से कुछ देके नहीं आ रहे, यहाँ पर टेस्ट के द्वारा पता चल जा रहा है कौन कौन से वर्ग में जाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक वोकेशनल एजुकेशन यहाँ नहीं दी गई है। एब्सेंस ऑफ वैरायटी, यहाँ पर कोई वैरायटी नहीं, सबको एक जैसी शिक्षा दी जा रही है, बीच में टेस्ट ले लिया जा रहा है जिसमें उन्हें लग रहा है कि कौन सा तत्व प्रोमिनेंट है उसके हिसाब से उसे अलग अलग क्लासेस में भेज दिया जा रहा है, उनको चुनने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा, कोई वैरायटी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं की जा रही। स्ट्रेस ऑन फिलॉसफी, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट तक भी जब हम एडमिनिस्ट्रेटर वर्ग की बात कर रहे थे, प्रशासक वर्ग की बात कर रहे थे, वहाँ पर भी एक तो फिलोसफर किंग बन जाता है, ठीक है, जो लॉ ऑफ द लैंड बताएगा, मतलब जो भी वो कहेगा वही कानून होगा, लेकिन बाकी सारे लोग क्या कर रहे थे, वो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे और मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे, फिलोसफी के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलोसफी को इन्होंने प्राइम इंपॉर्टेंस दी है। नो एजुकेशन फॉर प्रोड्यूसर क्लास, ठीक है, इन्होंने उत्पादक वर्ग के लिए ज़्यादा कोई एजुकेशन बताई नहीं। पहले टेस्ट के बाद ही उन्होंने क्या बताया, जो फेल हो गया वो सीधे प्रोड्यूसर क्लास में भेज दो, आगे उसे शिक्षा प्राप्त नहीं करनी है। इसके अलावा देखिए पॉइंट रह गया नेग्लेक्ट ऑफ लिटरेरी एजुकेशन, साहित्य जो शिक्षा है उसकी इन्होंने मनाही करी है। इन्होंने कहा है कि गलत तरह का जो साहित्य है वो गलत तरीके से प्रभावित कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर साहित्य शिक्षा को इन्होंने महत्व नहीं दिया, उसकी उपेक्षा की है। पोस्ट अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, अब क्षमता के अनुसार यहाँ पर जो है व्यक्ति को कार्य में डाला गया है उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो ये एक अच्छा पॉइंट है वैसे। एजुकेशन फॉर विमेन, ठीक है, मूल्यांकन में हम देखिए गुण और दोष दोनों ही देख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स इनके अच्छे हैं और कुछ पॉइंट्स इनके खराब भी हैं। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट सही है इनका। फिर एजुकेशन फॉर विमेन, स्त्री शिक्षा की बात करते हैं ये, हालांकि वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब इन्हें राज्य को मजबूत करना है तो राज्य में एक जो आपका वर्ग है वो आपका स्त्री वर्ग भी है, और जो ऑलमोस्ट आप कह लो कि आधी पॉपुलेशन है, तो उसको भी तो मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा, तो इसलिए ये कहते हैं कि स्त्री का भी शिक्षित होना जरूरी है। ओवर एम्फेसिस ऑन नेशनैलिटी, जो कुछ करना है राज्य के लिए करना है, उसे आइडियल स्टेट बनाने के लिए करना है, तो इसीलिए इन्होंने नेशनैलिटी के ऊपर, राष्ट्रीयता पे ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। आइडियल एंड सिक्योर स्टेट सिस्टम, ठीक है, आदर्श और एक सुरक्षित राज्य की व्यवस्था की कल्पना इन्होंने की है एजुकेशन के द्वारा। और एजुकेशन शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, ये पॉइंट भी सही है कि ये राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सभी लोग जो हैं राज्य में शिक्षित हों। तो ये इनका मूल्यांकन है कि हमने प्लेटो की जो थ्योरी देखी है उसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स चेक किए। तो यहाँ पर मैं अभी भी बात करूँगी, पॉलिटिकल जो व्यू मैंने आपको समझाया है वो इसलिए समझाया है ताकि आप उसे रिलेट कर पाएँ, उसे समझ पाएँ, एजुकेशन की व्यवस्था इन्होंने कैसी बताई है और क्यों बताई है उसको आप उससे जोड़कर देख पाएँ। क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो आपका एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड ही बनेगा, ठीक है। हालांकि तत्व वगैरह पे जैसा मैंने पहले भी कहा उस पर आपके क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। यहाँ पर आपके हमने मेनली सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।